ओके, सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू यूजीसी नेट अड्डा 24/7। मेरा नाम है अंशिका पांडे और अभी आपके जून 2023 के रिजल्ट्स आउट हुए हैं। आफ्टर दैट वी हैव रिसीव्ड ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट्स फ्रॉम सो मेनी ऑफ आवर स्टूडेंट्स एंड लगातार हम आपके साथ में सक्सेस स्टोरीज शेयर करते आ रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमारे साथ राखी जी जुड़ गई हैं और उन्होंने अपना यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है इस बार इस अटेम्प्ट में। कैसे वो आप लोगों को इंस्पायर कर सकती हैं, कैसे आप उनकी स्टोरी जान करके अपने ऊपर वो चीजें लागू करके एक स्ट्रैटेजी जान करके खुद टॉपर्स से उनकी स्ट्रैटेजी जान करके खुद जो लोग सिलेक्ट हुए हैं वो क्या करते हैं और कैसे डिफरेंट करते हैं जिनकी वजह से वो सिलेक्ट होते हैं, वो सब कुछ आप इस इंटरव्यू के माध्यम से जान सकते हैं। और साथ ही साथ मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू राखी फर्स्ट ऑफ ऑल। और प्लीज आप हमारे सारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताइए, आपको कैसा लग रहा है, आपने किस सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाई किया है, एवरीथिंग। लेट्स स्टार्ट विद यू। आज के जो विनर हैं, आज की जो बात होगी वो सिर्फ आपके बारे में होगी, मैं तो भाई साइडलाइन रहूंगी, आप ही बोले आज। चलिए। मेरा नाम राखी कर्ण है और मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। वाओ, दैट्स ग्रेट। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नेट क्वालिफाई कर लिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये इच्छा होती कि मैम कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लें। तो राखी आप तो मतलब आज तो छा जाने वाली हैं आप। चलिए बताइए फिर आगे अपनी स्टोरी बताइए, कौन सा सब्जेक्ट रहा है आपका? मेरा सब्जेक्ट हिंदी था, हिंदी ओके। लिटरेचर। और मुझे नेट में 96 परसेंटाइल मिले। वाओ, दैट्स ह्यूज, दैट्स ह्यूज। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू राखी। हिंदी जैसे इतने कठिन सब्जेक्ट में, हिंदी साहित्य में इतना कुछ पढ़ना होता है, वैसे भी एनटीए का सिलेबस इतना वास्ट है और उसमें भी 96 परसेंटाइल लेकर के आना पहले ही अटेम्प्ट में बहुत बड़ी बात है। क्या रही होगी आपकी स्ट्रैटेजी, कैसे आपने दोनों पेपर के बीच में बैलेंस किया है, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, दोनों को ही इंपॉर्टेंस दी है या फिर आपका एक कोई पहले से स्ट्रॉन्ग रहा है? क्या मतलब आपने क्या कैसे कैसे चीजों को जो है वो अपने लिए एक पॉजिटिव आउटकम लाने के लिए यूज किया है, प्लीज बताएं जरा। मैम एक्चुअली मैं अभी भी एमए लास्ट सेम में हूँ। मेरा अभी लास्ट सेम का एग्जाम जस्ट फिनिश हुआ है, तो मैं ओके। साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन कर रही थी नेट का। हम्म। तो अगर पेपर 2 की बात करें तो उसका प्रिपरेशन मतलब एमए का जो हम लोग का सिलेबस रहता है उसका पेपर 2 का वैसे ही प्रिपरेशन भी वैसे ही हो जाता है उसी के ये साथ। सही बात कही है आपने। क्योंकि एमए का सिलेबस और यूजीसी नेट का जो हिंदी लिटरेचर का सिलेबस है ये ऑलमोस्ट सेम रहता है। इसीलिए अगर हम्म। आप उसे अच्छे से पढ़ेंगे तो यूजीसी नेट का सिलेबस भी मतलब साइमल्टेनियसली कंप्लीट होता जाएगा। चाहे वो उपन्यास काफी अच्छा इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन दिया है आपने जी। चाहे वो उपन्यास हो या कोई नाटक हो या काव्य हो या हिंदी साहित्य का इतिहास ही क्यों ना हो, वो साइमल्टेनियसली आपका मतलब एमए के साथ चलता रहता है। तो उसमें मुझे कुछ अलग से प्रेशर देख के मतलब अलग से अगर मैं बोलूँ कि मैंने उसको अलग से तैयारी की, ऐसा कुछ नहीं था। तो जी। इसीलिए और पेपर 1 के लिए थोड़ा प्रिपरेशन करना पड़ा, हम्म। क्योंकि वो मेरा थोड़ा वीक पॉइंट था, इसलिए मैंने पेपर 1 को में ज्यादा टाइम डिवोट किया। ओके। सो राखी ने पेपर 1 को ज्यादा टाइम दिया और मैं भी राखी हमेशा बोलती भी रहती हूँ स्टूडेंट से कि देखो ऐसा है कि अगर आप अपने मास्टर्स में हैं तो आपको उसी में नेट देना है। अगर आप अपना सेमेस्टर की तैयारी भी बढ़िया तरीके से कर लेते हो ना तो भी पेपर 2 आपका साथ साथ चलते रहता है। लेकिन पेपर 1 जो होता है ना वो थोड़ा सा, मुझे भी ऐसा लगता है और मैंने हमेशा बोला भी है, एक गेम टर्निंग चीज होती है कि अगर आपने पेपर 1 में बढ़िया कर लिया तो फिर वो आपको नेट और जेआरएफ की तरफ लेकर के जाएगा। तो राखी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने कितना टाइम कैसे मैनेज किया, क्योंकि आप अभी पोस्ट ग्रेजुएशन में भी हैं और हमारी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी अपनी अपने मास्टर्स में हैं और साथ ही साथ नेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं ताकि एक रिलैक्स हो जाए वो और उनको बाद में टाइम वेस्ट ना करना पड़े, एक साल का जो ड्रॉप वगैरह लेते हैं लोग तैयारी करने के लिए। तो आपके लिए तो काफी अच्छा हो गया। अगर आपका आगे का जो अटेम्प्ट है वो जेआरएफ के लिए भी होगा तो आपने कैसे इस चीज को मैनेज किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मैम एक्चुअली अगर आप बोले तो मैं कोई बुक वॉर्म नहीं हूँ जो हमेशा बुक लेके बैठी रहे, वैसी नहीं हूँ। और मास्टर्स में कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना होता है, प्रिपेयर करना होता है, तो काफी उसमें काफी टाइम चला जाता है। तो हम्म। सैटरडे संडे का जो टाइम था वो मैं स्पेशली मतलब उस यूजीसी नेट पे ही फोकस करती थी, वो भी सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 में। ओके ओके।
और कुछ आपने मतलब पेपर वन में आपका कौन सा वीक पॉइंट रहा था? आपका क्वांट वाला पोर्शन वीक था, मैथ वाला, या फिर आपको ये हायर एजुकेशन और पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, या फिर हर 10 यूनिट में आपको प्रॉब्लम होती थी? तो आपने कैसे उस चीज को मतलब सॉल्व किया? क्वेश्चंस लगाए या आपने पहले थ्योरी पढ़ी? मतलब आप हमारे साथ भी, हमारे बैचेस में भी आप इन्वॉल्व थी, तो किस तरह से आपको पता चला, कैसे आपने ये डिसाइड किया कि अब आपको जो है वो तैयारी हमारे साथ जुड़ के करनी है? मैम एक्चुअली जब मैंने न्यू स्टार्ट किया था प्रिपरेशन करना, तो मुझे पता नहीं था, मेरे पास सिर्फ एक बुक थी पेपर वन की, केवीएस मदान की। तो मैंने हम्म। उसको फॉलो किया, फिर भी वो एनफ नहीं हो रहा था। जब मैंने हम्म। उसको पूरा पढ़ा तो वो एनफ नहीं था, और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे जो क्लियर हम्म। नहीं थे। और सबसे हम्म। ज्यादा मुझे इशू था क्वांट के सेक्शन में और रीजनिंग के सेक्शन में। तो जी। उसके लिए बहुत ये मतलब इशू था। तो फिर मैंने ऑन मतलब यूट्यूब में आडा 24/7 में रजत सर के क्लासेस देखे बहुत सारे। तो हम्म। फिर मैंने सोचा कि फिर मैं उनसे इंस्पायर होके फिर मैंने उसका पेड क्लासेस लिया 24 का। अच्छा, चलिए, तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि आपको हमारे पेड बैचेस से इतनी हेल्प मिली कि पेपर वन आपका इतना अच्छा हो गया कि आपने अपना जो नेट का क्वालिफिकेशन है वो मतलब इतने अच्छे नंबरों से भी पास किया आपने, आपका नेट क्वालिफाई हो गया। एंड भगवान की कृपा से और आपकी खुद की मेहनत से भी अगली बार दिसंबर में आपका जेआरएफ होगा, और हम आपको अब जेआरएफ क्वालिफाई करते हुए देखना चाहते हैं। थोड़ा सा हमें कुछ टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताइए कि डेली पढ़ने से या फिर सिर्फ वीकेंड से में पढ़ने पे भी हो जाएगा? ऐसा कुछ है कि मतलब लास्ट मंथ, मतलब जैसे आपका जून का पेपर था, तो मई और अप्रैल में आपका क्या अप्रोच रहा है, और उससे पहले आपने किस तरह से लिया? अगर हम 6 महीने का टाइम देखें, जून अटेम्प्ट आने में मान लीजिए 6 महीने का टाइम है, तो क्या आपने कंसिस्टेंट होकर के हर एक दिन एक जैसी पढ़ाई की, या फिर आखिरी के 2 महीने आप थोड़ा ज्यादा और लग गए, या थोड़ा सा आपने और मेहनत कर दी? क्या मतलब अलग किया है आपने, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हो गए, या फिर कौन सी स्ट्रैटेजी जो आपके लिए फायदेमंद रहे, जो शायद हमारे व्यूअर्स के लिए भी फायदेमंद हो सके? थोड़ा सा इंसाइट दे दीजिए। मैम एक्चुअली मॉक टेस्ट मैं बहुत लोगों से सुनती थी कि मॉक टेस्ट देने से प्रिपरेशन अच्छा होगा, पर मेरा पर्सनली मानना है कि मॉक टेस्ट से पहले हम लोग को थ्योरी तो थोड़ा पता होना चाहिए, तभी मॉक टेस्ट देने का मतलब मीनिंगफुल होगा मॉक टेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए मैंने पहले थ्योरेटिकल मतलब पढ़ाई स्टार्ट की थी, तो 6 महीने पहले से ही मतलब ऑलमोस्ट मैंने मेरा प्रिपरेशन 1 ईयर से पहले से मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। तो ओके। फिर 6 मंथ और मतलब कंसिस्टेंसी नहीं था। पेपर हम्म। वन में ज्यादातर मतलब पेपर टू में बस पेपर टू का वेटेज ज्यादा होता है, इसलिए मैं बिल्कुल। पेपर टू पर भी थोड़ा थोड़ा मतलब पहले तो 3-4 महीने में पेपर टू पर ही ज्यादा फोकस कर रही थी, वही पढ़ रही थी। फिर हम्म। पेपर वन के लिए जो लास्ट के 2 मंथ्स थे, हम्म। उसमें मैंने मास्टर्स का जो सिलेबस था उसको मतलब मास्टर्स का पढ़ाई मतलब साइड करके एग्जाम आएगा तब पढ़ लूंगी, अभी इस पे जी। फोकस करती हूँ। इसीलिए मैंने पेपर वन पर पूरा टाइम डिवोट किया, 8 to 9 आवर्स सिर्फ मैंने वही पढ़ा 2 मंथ्स। ओके, दैट इज एक्चुअली बहुत अच्छा है। आपने जो अपना टाइम बताया कि 8 से 9 घंटे आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, डिवोट कर रहे हैं, और काफी ज्यादा इंस्पायरिंग लग रहा है मुझे तो आपसे बात करके, क्योंकि लिटरली मैंने भी नेट क्वालिफाई किया है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मुझसे हो ही नहीं पाता था, मतलब टाइम मैनेजमेंट का भी इशू होता था, और मैं शायद थोड़ा उतना इन्वॉल्व भी नहीं हो पा रही थी कि मैं मतलब 8 से 9 घंटे दे पाऊँ उस चीज को। लेकिन हैट्स ऑफ टू यू एक्चुअली, अगर आपने जिस हिसाब से डिवोट किया है, तो मुझे लगता है जब हम कहीं ना कहीं अपना टाइम देते हैं, अपनी मेहनत लगाते हैं, तो उसका आउटपुट भी हमें एक पॉजिटिव नोट पर मिलता है। और जिन बच्चों को कुछ नंबरों से रह जाता है, या कुछ कमियां होती हैं जो वो शायद अपने एंड से भी नहीं पूरी कर पाते हैं, वैसे स्टूडेंट्स के लिए भी आप बहुत अच्छा एक इंस्पिरेशन है। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, एंड मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू। राखी, मेरी आपसे बात हुई थी पहले, यहाँ आने से पहले, मतलब हमारा जो जूम कॉल हो रहा है, तो आपने ये बताया भी था कि आप गांव में रहती हैं, है ना? नहीं आपने ये चीज बताई थी। नहीं। अच्छा, शायद मुझे लग रहा है मैं दूसरे स्टूडेंट से शायद मैं रिलेट कर गई। अच्छा, नहीं, कोई बात नहीं। मतलब होता है कि एक रिसोर्सेस की जो कमी होती है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को होती है। तो क्या आपको भी ऐसा कुछ लगा कि यार रिसोर्सेस की कुछ कमी हो रही है, मुझे कुछ अपने एंड से और ज्यादा जो है वो इनपुट देना पड़ेगा, या फिर किस तरह से मतलब
आप ये बता दीजिए कि एक फ्लो जो आप बना करके चल रही हैं पढ़ाई का, उसके लिए क्या चीज जरूरत है? क्योंकि मेरे साथ भी और एज अ ह्यूमन हर सभी के साथ होता है कि हम एक दिन पढ़ते हैं, दूसरे दिन फिर ऐसे लगता है कि यार नहीं हो पा रहा है, या फिर कभी कभी तो मैं ये भी देखती हूँ जब मैं पेड क्लासेस में पढ़ाती हूँ, मान लीजिए मैंने थ्योरी पढ़ा दी, फिर मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ, तो बच्चे बड़े निराश हो जाते हैं ये सोच करके भी कि मैम थ्योरी तो समझ में आ गई अच्छे से, लेकिन उसको जब हम लागू कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो वो हमारा जो है वो सही से हो नहीं पा रहा है। तो मतलब आपने इस चीज को कैसे किया कि एक फ्लो बना रहे, आपकी थ्योरी में क्वेश्चंस भी सॉल्व होते रहे? क्या अप्रोच रहा है आपका, एक बार ये बताएं हमें। मैम मैं कोलकाता से हूँ, अच्छा, इसीलिए ओके। हाँ हाँ। और रिसोर्सेस की कमी मुझे उतनी नहीं हुई। पर हाँ, हम्म। पर पीटी मतलब पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट वाला यूनिट और हायर एजुकेशन वाले यूनिट्स में ऐसा लगता था कि बुक्स से पढ़ना ही एनफ नहीं है, हम्म। और भी नॉलेज रहना चाहिए। जैसे रोज कोई नया 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 ये क्या पोर्टल्स बन रहे हैं, रोज कुछ नया बिल्कुल। हो रहा है, करंट अफेयर्स भी कहीं ना कहीं उसमें ऐड हो जाते हैं, तो इसके लिए हम्म। अप टू डेट रहना पड़ता है आपको। बिल्कुल। इसके लिए मैंने यूट्यूब क्लासेस किए, आपके क्लासेस किए। आपने थैंक हायर यू। एजुकेशन में मतलब आपने जो हायर एजुकेशन का पीडीएफ दिया था या आपने जो पढ़ाया था थ्योरी, उससे ही मैंने वो मतलब उसी से मैंने अपने नोट्स तैयार किए, और बिल्कुल। वही तो एंड टाइम में वही रिवाइज किया मैंने। हाँ, तो मतलब आप ये भी कह रहे हो ना कि रिवीजन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की हाँ जरूरत हाँ, है, देखिए। रिविजन मस्ट है। हाँ बिल्कुल, हर एक मतलब कैंडिडेट रिवीजन को जरूर इंपॉर्टेंस देगा। तो राखी, आप हमें ये बताइए कि मान लीजिए मैंने सब कुछ थ्योरी वगैरह सब पढ़ ली, पीवाईक्यूज भी लगा लिए, सब कुछ कर लिया, अब अब मुझे अगर रिवाइज करना है मान लीजिए, तो आपका क्या अप्रोच रहा? आप कैसे रिवाइज करती थी? मतलब आप पूरा पूरा थ्योरी पढ़ती थी, या फिर आप क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करती थी, या फिर अगर आपको कुछ भूल गया है तो आप उसको कैसे रिकॉल करती थी? थोड़ा सा एक बार ये भी बता दीजिए, कोई अगर अलग से आपके पास कोई तरीका हुआ होगा अगर तो। बाकी अगर हम नहीं, ऐसा कुछ है तो भी कोई बात नहीं है, बट मुझे आई एम श्योर आपका कुछ तो अलग तरीका है, क्योंकि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ क्वालिफाई किया, इट्स अ बिग थिंग। हाँ जी। एक्चुअली मैंने लास्ट के कुछ सब तो मैंने 2-3 वीक्स से पहले मैंने एक 10 इयर्स खरीदा था हम्म। प्रैक्टिस के लिए। तो मैं हम्म। मेरे साथ भी वो होता था कि मैं पढ़ती थी और पर जो क्वेश्चंस देखती थी कंफ्यूज हो जाती थी कि हाँ मैंने ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बहुत सारा कंफ्यूजन होता था। तो हम्म। मैं उसको सॉल्व करने का कोशिश करती थी, ताकि हम्म। मतलब प्रैक्टिस करती थी उसी उसी हम्म। से प्रैक्टिस करती, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करने से, क्योंकि वो थ्योरी है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप ऑलमोस्ट भूल जाओगे या मिक्सअप बिल्कुल। कर जाओगे। हम्म। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कहीं एक दूसरे से रिलेटेड भी होते हैं। हम्म। इसलिए तो मैंने लास्ट टाइम में पीवाईक्यू सॉल्व किए बहुत सारे, और अडा हम्म। 24/7 का मॉक टेस्ट भी मैंने लिया था, तो ओके। मॉक टेस्ट भी मैंने सारे के सारे सॉल्व किए। चलिए, मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू राखी, एंड आई एम सो हैप्पी दैट आप आए और आपने मुझसे बात की, और आपने इतने सारे स्टूडेंट्स को अक्रॉस इंडिया, क्योंकि एनटीए ऑब्वियसली एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है, और हमारा ये जो चैनल है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स तक रीच कर रहा है, तो आप उन सारे स्टूडेंट्स के लिए एक इंस्पिरेशन है, आप उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक मोटिवेशन के रूप में है, क्योंकि पहली बात तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लिया, दूसरी चीज आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में रहते रहते ही अपना नेट क्वालिफाई किया, और अब आप अगला जो अपना स्टेप देख रही हैं वो जेआरएफ का है। थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाता है माइंड की, चलो ठीक है, हमने नेट तो क्वालिफाई कर लिया है, अब जेआरएफ एक कदम और दूर है, वो भी हम जो है वो ले लेंगे, जेआरएफ भी आपका ही होगा अगली बार दिसंबर में। तो ये काफी मुझे पर्सनली मैं खुद भी बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो रही हूँ, मुझे आपसे बात करनी ही थी, क्योंकि द स्टोरी ऑफ योर्स इज रियली रियली इंस्पिरेशनल, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे जो अक्रॉस इंडिया बैठे हैं, जो शायद जून वाला रिजल्ट आने के बाद थोड़े हताश भी हो गए होंगे, परेशान भी हो गए होंगे, उनके लिए भी आपने ये जो सारी बातें बताई हैं, काफी अच्छी बातें बताई हैं, काफी अच्छा मैसेज है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए। सो थैंक यू वेरी मच राखी, आपने हमारे साथ बात की और हमारे बैचेस में जुड़ी रही, हमसे आपने पढ़ाई की, हमने आपके इस रिजल्ट में जो थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया है उसके लिए मैं अपने आप को बहुत बहुत धन्य मानती हूँ कि कुछ तो मैंने अपनी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन किया है आपके लिए। सो यस, पूरी अडा 24/7 की टीम आपको थैंक यू कहना चाहती है और आपको कंग्रेचुलेट करना चाहती है। ऐसे ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, और
आई होप कि आपकी फैमिली भी बहुत ज्यादा खुश होगी, तो आपकी फैमिली को भी पहले तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। और कुछ और अगर आप अपनी तरफ से एंडिंग नोट में कुछ हमारे व्यूअर्स के साथ में शेयर करना चाहें तो एनीथिंग ऑफ योर्स। एक्चुअली जब हम सोचते हैं ना कि रोज इतने आवर्स डिवोट करेंगे, 4 आवर्स पढ़ेंगे, 5 आवर्स पढ़ेंगे, पर कहीं ना कहीं रोज ऐसा नहीं हो पाता है। हम्म। और फिर एट टाइम्स लगता है कि नहीं, बहुत ज्यादा सिलेबस है, आज नहीं हो पाए, अब ये कंप्लीट ही नहीं होगा। और एग्जाम हाँ से पहले तो ऐसा लगता है कि कुछ पढ़ा ही नहीं है, पूरा ब्लैंक है, कुछ ऐसे बिल्कुल। पढ़ा ही नहीं है, जो भी पढ़ा है सब। एग्जाम हॉल में भी सेम कंडीशंस होते हैं कि कुछ आता हम्म। ही नहीं है, क्वेश्चन आए तब सोचे कि कुछ आता है या नहीं आता है। तो बिल्कुल। फिर मतलब मेरा ऐसा सजेशन है कि अगर आप रोज टाइम डिवोट ना भी कर पाओ तो भी कोई बात नहीं, पर आप जब भी करो, अगर आप 4 आवर्स ही पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो। बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि आपको 8 to 9 आवर्स ही पढ़ना चाहिए। हम्म। सबका अपना अपना स्ट्रेटेजी होता है पढ़ने के लिए। मैं भी पहले बहुत सारे वीडियोस देखती थी, कोई 12 आवर्स पढ़ता है, कोई 16 आवर्स पढ़ता है, मैं इतना नहीं पढ़ सकती, इतना टाइम डिवोट नहीं कर सकती थी। और सबका बिल्कुल। अपना अपना कैपेसिटी भी होता है कि आप कितना ले सकते हैं। हम्म। सही इसीलिए बात है। और लास्ट के टाइम में मैं तो सजेस्ट करूंगी कि अडा 24/7 की तरफ से जो भी सजेशंस दी, मतलब जो भी क्वेश्चंस करवाए जाते हैं उस पर भी फोकस करें, ताकि आप बिल्कुल। एग्जाम्स में आपको सुविधा होगी। क्योंकि लास्ट मोमेंट में इतना सारा पढ़ना या पूरा आप चाहेंगे रिवाइज करना, वो पॉसिबल ही नहीं होता है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो अब यही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अच्छा राखी, एक चीज मैं आपसे पूछना भूल गई। एक्चुअली एग्जामिनेशन हॉल में भी ना एक अलग ही सीन होता है, सबको देख रहे हैं, कंप्यूटर के सामने सीबीटी मोड में टेस्ट चल रहा है। तो वहां पे आपने अपने आप को कैसे काम रखा, और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या अप्रोच रहा है? जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो डीआई सॉल्व करते हैं सबसे पहले, और डीआई में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, फिर उनका वहां 10 मिनट 20 मिनट चला गया। अब 1 घंटे में कैसे पेपर 1 पूरा करें, फिर 2 घंटे तो उनको पेपर 2 को देने ही पड़ेंगे। तो आपने एग्जाम हॉल में कैसे टाइम मैनेज किया है, एक बार उस पर थोड़ा सा हमें इंसाइट दे दीजिए। एक्चुअली मैं बहुत देर पहले ही एग्जाम हॉल के अंदर चली गई थी, तो 30 मिनट्स तक वेट करना बहुत ही ज्यादा ये हो रहा था कि कब स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट हम्म। होगा। जब स्टार्ट हुआ तो मैंने पहले पेपर 2 का किया, क्योंकि वो मेरा अच्छा। स्ट्रॉन्ग पार्ट था। तो बिल्कुल इस- ठीक है। तो मैंने उस पेपर 2 में टाइम ज्यादा डिवोट किया। फिर उसके हम्म। बाद मेरे ख्याल से 1 hour 5 minutes के लगभग थे मेरे पास। हम्म। तो हम्म। फिर मैंने उस टाइम में पेपर 1 पर फोकस, मतलब पेपर 1 किया। अच्छा। उसमें भी सबसे पहले मैंने डीआई किया, हम्म। क्योंकि डीआई का क्वेश्चन वैसे भी सबसे पहले ही था। उसके हाँ बाद हाँ ये तो होता ही है। हाँ, हाँ उसके बाद मैंने वो कॉम्प्रिहेंशन किया। कॉम्प्रिहेंशन क्योंकि उसमें आप स्कोर कर सकते हो मार्क्स 100%। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ उसके बाद बाकी यूनिट्स पर फोकस किया मैंने। जैसे मतलब नंबरिंग वाइज जैसे जैसे क्वेश्चन आता गया वैसे वैसे अटेम्प्ट हम्म। करती। बहुत बहुत ये बहुत ही अच्छी एक टेक्निक है जो आपने बताई है कि भाई जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको कर लो, ताकि एटलीस्ट आपके कुछ नंबर जो है वो सिक्योर हो जाए। क्यों पहले पेपर 1 में जाकर के डीआई करके 20 मिनट अपने ऐसे ही वेस्ट कर दिए और फिर सोच रहे हैं कि हुआ ही नहीं। इससे अच्छा जो आपका पेपर 2 है उससे शुरू किया, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि यार आ रहा है, चलो ये क्वेश्चन हो रहा है, मैंने 100 में से जो है 50-60 क्वेश्चंस कर दिए हैं, मुझे लग रहा है कि मेरा इतना सही हो रहा है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। और जब कॉन्फिडेंस एक बार बिल्ड हो गया तो फिर आप मतलब ऐसा ना फ्लो करने लगती हैं चीजें, आप धड़ाधड़ धड़ाधड़ जो है वो पेपर करते जाओगे। और फिर पेपर 1 पर आए, और मुझे एक और चीज आपकी बहुत अच्छी लगी कि आपने वो जो अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 10 नंबर थे ना वो बिल्कुल ही सिक्योर करके जेब में अपने रख लिए कि भाई डीआई वाले 10 नंबर रख ही लिए हैं, अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले भी अब 10 नंबर, तो 20 नंबर तो मैंने पेपर 1 से ले ही लिए, और बाकी अब चीजें मैं करती जाऊंगी और कॉन्फिडेंस आता जाएगा। तो ये अप्रोच तो मतलब काफी अच्छी रही है। मुझे मुझे लगता है कि आपने जो ये चीजें बताई हैं काफी प्रोफेशनल भी और काफी मेच्योर है। तो मुझे तो लगता है कि आप तो बॉर्न इंटेलिजेंट लगते हो, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ये कुछ तो स्पेशल है आप में, ये कोई वैसे बच्चे नहीं हैं जो मतलब ऐसे ही पीजी के साथ साथ ही जो है वो नेट क्वालिफाई कर लिया। आई एम सो स्पेशल चाइल्ड। नहीं मैम, एक्चुअली मेरे पेरेंट्स के वजह से हुआ है। वो मुझे हमेशा बिल्कुल। पुशअप करते रहते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इसीलिए अगर वो लोग सपोर्ट नहीं करते तो शायद ही मैं कर पाती। बिल्कुल धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है, तो बिल्कुल सही बात है।
माँ बाप का सपोर्ट, अपनी फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। और आप उनको एक्नॉलेज कर रहे हैं, ये भी दर्शाता है कि आप मतलब कितना ज्यादा डिवोटेड हैं अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स की तरफ। तो काफी मुझे तो अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू वंस अगेन राखी। आई वांट टू डू एन इंटरव्यू अगेन विथ यू इन December फॉर JRF। तो आप मुझसे अब JRF लेकर के आएंगे और दिसंबर अटेम्प्ट में हम फिर से वार्तालाप जरूर करेंगे। ये आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर दिस, एंड आई एम जस्ट मैनिफेस्टिंग कि आपका JRF होगा और दिसंबर में फिर ये होगा, बस जून की जगह दिसंबर, नेट की जगह JRF, लेकिन चेहरा वही होगा, राखी होंगी मेरे साथ। So many many congratulations and all the very best to you for your future endeavors. May God fulfill all your wishes. Thank you very much. Thank you, ma'am.